नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले चीनी बांध की, कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की, रूस यूक्रेन युद्ध की और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले चीनी बांध से भारत को क्या खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो मामला अभी आया है जी कि चीन वहाँ बांध अपना बना रहा है जी और बहुत बड़ा बांध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा जो कि चीन वहाँ बना रहा है जी। लेकिन देखिए, टाइमिंग इसकी चीन की ऐसी होती है कि अभी बातचीत हुई संबंध सुधारने की जी। हमारे विदेश मंत्री से, चाहे अभी NSA भी वहाँ गए थे जी। तो लग ये रहा था कि चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन ये बांध वाली चीज़ उन्होंने एक्टिव कर दिया। ये नहीं कि पहले था, मैं कहूँगा पहले डॉर्मेंट था, लेकिन अब उन्होंने एक्टिव कर दिया है जी। तो चीन के साथ हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं कि उनसे संबंध पूरे सुधर जाएंगे जी। वो है नहीं, क्योंकि जो एक बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था या विदेश मंत्री ने कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट है जी। ट्रस्ट आपस में जो है उसकी कमी है जी। और वो कमी लग रहा है कि रहेगी। वो जब तक भरोसा जो कहते हैं बिल्कुल भरोसा कर लें, वो चीज़ नहीं है, ना हो सकती है। और मैं भी कहूँगा कि करना भी नहीं चाहिए। चीन की जैसे हमने देखा है और देख चुके हैं क्या हालत है। अभी देखिए, जहाँ तक इस बांध की बात है, ब्रह्मपुत्रा पर जो ये बना रहे हैं, मैंने कहा कि पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर हम बात करें, देखिए ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये आती है चीन तिब्बत से होते हुए और कैलाश जो पर्वत है उसके आसपास से ही ये आती है और टोटल ये 2900 किलोमीटर है। हालांकि एक रिसेंट सर्वे कहता है, जो आधिकारिक नहीं है, वो कहता है कि 3848 किलोमीटर है लेकिन हम वो लेके चलेंगे जो अभी तक का है कि ये 2900 किलोमीटर है। और 2900 किलोमीटर में ये चीन तिब्बत ले लीजिए, वहाँ है हमारा भारत में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, उधर ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, ये मतलब सारे स्टेट से होते हुए भारत में आती है। और भारत में जो है इसका तकरीबन 916 किलोमीटर का है जो फ्लो है। और अगर हम ये बात करें इसका जो हमारे यहाँ से आ रही है, तो देखिए एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एक पेरेनियल रिवर है, मतलब पानी इसमें लगभग हमेशा रहता है हर सीजन में रहता है। और ये बारिश में हम जानते ही हैं कि बाढ़ काफ़ी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका इनकैचमेंट एरिया है, एक तरह से विड्थ कहिए, इसकी चौड़ाई बारिश में खास करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखा जाए तो कई बार इनकैचमेंट एरिया इसका 5.5 किलोमीटर तक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी ज़रूरत है इसकी और इसके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी हमारी भारत की है। और वही बे ऑफ बंगाल में आके गंगा के साथ मिल जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है समुद्र में वहाँ पर। अभी इन्होंने जो बना रहे हैं बहुत बड़ा डैम, $137 बिलियन खर्च करेंगे इस पर। और ये इससे पहले चीन में 3 गॉर्जेस डैम होता है, जो कि सबसे बड़ा डैम था, वो इससे बड़ा होगा जो अभी ये बनाएंगे। और इसमें से ये मेरे ख्याल से 300 मेगावाट का है, उससे ज़्यादा का कह रहे हैं, तकरीबन 6 पावर हाउसेज भी बनाएंगे वहाँ पर। पानी की प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वहाँ सॉल्व होगी इसकी वजह से। और देखिए, ओवरऑल दुनिया में देखेंगे अगर आप, तो चीन और भारत दोनों में पानी की कमी है चीन में 1/3 वो है। अगर पूरी सूची देखें दुनिया की, तो रिजर्व वाटर के मामले में भारत तो और कम है, 160 है अगर पूरी चीज़ पूरे डिटेल हम देखें इसमें। तो एरिया जो है जो चीन में है इसका ब्रह्मपुत्रा का तकरीबन 2.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में तकरीबन 2 किलोमीटर है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ऐसे ही भूटान और
बांग्लादेश में करीब एक में 3400 और एक में 38 कुछ 39 बांग्लादेश में 3900 स्क्वायर किलोमीटर है और 3400 स्क्वायर किलोमीटर ये भूटान में है। तो ऐसे इसका टोटल एरिया है। अब इतना है तो दोनों चीन और भारत में दोनों में बहुत ज़्यादा है जी। तो और दो और देश हैं, तो भारत यही कहता है कि भाई कुछ भी इस पर होना चाहिए, एक शेयर्ड रिसोर्स है, एक के किसी के अकेले का नहीं है जी। और इसलिए इस पर कोई ट्रीटी और बाकी चीज होना चाहिए। नाउ चीन कहता है चूंकि सबसे ज्यादा एनकैचमेंट एरिया चीन में है जी। तिब्बत चीन का वो लेके चल रहा है जी। तो अगर वो है तो कहता है कि फिर हमारी तो राइट है, हम तो सबसे पहले इसमें हमारा अधिकार है जी। तो चीन वो चीज़ लेके चलता है और वो कहता है कि हम इसको ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए, एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेव करने के लिए और रिजर्व वाटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है। लेकिन देखिए हमें जहाँ तक हम अपनी बात कर रहे हैं, भारत की आपने बात की, कंसर्न हमारे बहुत हैं जी। इसके ऊपर। सबसे पहला तो देखिए यही है कि मैं स्ट्रेटजिक थ्रेट पर जाऊंगा। जी। स्ट्रेटजिक थ्रेट में देखिए कि पानी अगर कंट्रोल कर लेगा इतना बड़ा डैम बना करके चीन, तो दो चीजें हमें सोचने की बहुत जरूरत है जी। एक वाटर वॉर शुरू हो जाएगी जी। एंड वाटर वॉर दो तरीके से है। देखिए वाटर वॉर जब मैं कहता हूँ, हमने आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में एक डैम बस्ट हुआ था डोनेस्क रीजन में, यूक्रेन में। जी बिल्कुल। और जिसको आपको याद होगा हम लोगों ने हमारे अपने ही चैनल पर हमने कहा था कि एक तो एक तरह से वाटर बॉम्ब है जी। क्योंकि जितना डैमेज उससे हुआ था, जितना एरिया उससे नुकसान हुआ था, जितने आदमी मरे थे यूक्रेन के, बहुत ज़्यादा था जी। और डिटेल्स आई नहीं थी। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने दर्शकों से कहा था, ये भी कहा था कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए जी। क्योंकि ये वाटर बॉम्ब कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और ये चीज़ हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है जी। तो एक तो ये है कि एक वाटर बॉम्ब बन रहा है हमारे लिए जी। जिस दिन अगर चीन ने वो खोल दिया जी। किसी वजह से कुछ भी हो सकता है। जी। चाहे ये एरिया देखिए अर्थक्वेक प्रोन भी है। जी। अर्थक्वेक में कुछ हो गया तो जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारे क्योंकि हाइट पर है, हमारे यहाँ नीचे आएगा। जी। तो एक आप चाहे नेचुरल कैलेमिटी से कहिए, चाहे खुद के हिसाब से वाटर बॉम्ब हमारे लिए एक बन रहा है। जी। दूसरी चीज जो मैंने वाटर वॉर की बात की थी, जी। पानी की लड़ाई, अब ये दो तरह से हो सकती है। या तो पानी कम कर दे आना, तो हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, जी। या बहुत ज्यादा पानी छोड़े। दोनों में एक तरह से ये अनडिक्लेयर्ड वाटर वॉर शुरू हो जाएगा। जी। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये हमारे लिए बहुत है। और खास करके जब मैंने आपसे कहा कि हमारा एनकैचमेंट एरिया देखिए कितना है, जी। विड्थ अगर 5.5 किलोमीटर है, ये सोचिए कि अगर इस तरह का वाटर बॉम्ब आया तो हमारा कितने एरिया का नुकसान होगा। दूसरी चीज जो है, ब्रह्मपुत्रा पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट हैं हर एक चीज के लिए। हम भी डिपेंडेंट है। देखिए हमारा वाटरवेज जो हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो पूरा वहां तक जा रहा है। जी। और इसके ऊपर आसाम, नागालैंड, हमारे अरुणाचल भी उसके थ्रू है। तो ये सारा एरिया हमारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। वहाँ पर चाहे फिशिंग लीजिए, लोगों की ज़िंदगी उससे चलती है। जी। इससे सेडिमेंटेशन जो होता है उससे खेती उससे होती है। बारिश के बाद जो है जो इनकैचमेंट एरियाज हैं जी। वहाँ काफ़ी खेती होती है। और सबसे सस्ता उस इलाके में जहाँ की रोड्स इतनी डेवलप्ड नहीं हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही है। जी। तो ये काफ़ी चीज़ें हमारी वहाँ पर हैं जो कि चीन चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। जी। तो ये स्ट्रेटजिक में ये जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पता नहीं लगेगा कि कब ये हो सकता है। जी। देखिए 2002 की एक ट्रीटी हुई थी, MOU साइन हुआ था भारत और चीन के बीच में, जिसमें था कि जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है उसको हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और हर 5 साल बाद ट्रीटी रिन्यू होती है। लेकिन अभी तक कभी भी क्लियर डेटा चीन ने साझा नहीं किया है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, अपनी आर्मी में, मिलिट्री में चीन ने एक डिवीजन बना रखा है जो इन्वायरमेंट के ऊपर ही है। जी। दैट मीन्स आप इन्वायरमेंटल वॉर कहिए, जी। उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो ये वाटर वॉर है या बाकी इन्वायरमेंट को मोल्ड करके वो कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जिसका कि मैं स्ट्रेटजिक इश्यूज की बात कर रहा हूँ, उस पर हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और ये खतरा तो हमारे ऊपर है ही है। दूसरा जो है, भारत ने बोला है कि भाई शेयर्ड है, सब देश मिल के बात करने, यूनिलैटरल कोई एक्शन नहीं करे, लेकिन ये चीज़ चीन आप जानते हैं कि वो अपनी वाली ही लेके चलता है जी। दूसरी चीज़ हमारी सबसे जो ज़्यादा है, जो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एनर्जी का भारत का, वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख किलोवाट आवर का हो सकता है, और या 1.5 लाख मेगावाट हो सकता है, लेकिन इसको पोटेंशियल अभी तक हमने बहुत कम इसका एक्सप्लॉइट किया है जी। हालांकि अब अरुणाचल में ही भारत सरकार जो है कम 12 डैम बनाने जा रही है, जिसका काम शुरू हो रहा है, कुछ का हो गया है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा कुछ, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी। हो सकता है कि कुछ हम डैम बनाने से कुछ तो हम कंट्रोल कर पाएंगे जी। लेकिन पूरा कंट्रोल कर पाएंगे ये जो है मुश्किल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और एक ब्रह्मपुत्रा को भारत सरकार ने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी शामिल किया है जी। एक की रिवर है, क्योंकि जैसे हमने कहा हमेशा पानी उसमें रहता है, तो वो सारी चीज़ें डिसरप्ट कर सकता है चीन जब चाहेगा। और सबसे देखिए 2000 की ट्रीटी तो हमने की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हर 5 साल बाद रिन्यू होती है, लेकिन कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी हमारी नहीं है चीन के साथ। जी। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत ने पहले ही कर ली थी जी। लेकिन चीन के साथ कुछ नहीं है जिसको कि इंटरनेशनल एरेना में हम ले जा सकें। जी। तो ये अभी तक उनके साथ है नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे भी जी। जिस तरह के हालात उनको हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि चीन के साउथ में पानी की कमी है, तो उन्होंने एक वाटर प्रोजेक्ट पहले से ही कर रखा है, जो वो बोलते हैं आई थिंक SNWDP, साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट, साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। और ये नया नहीं है, ये 1952 में माओ ने उस समय वो किया था कि भाई हम वाटर डाइवर्ट करें एक से दूसरी तरफ, जिसको लेके चलेंगे, और इससे जो है हम ये पानी की समस्या इनकी दूर हो पाएगी। तो ये भी प्रोजेक्ट उनका है, ये भी उस पर लेके चलेंगे। और पहली बार नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार डिस्प्यूट, हम तो कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया में लगाया है जी। चीन एक कॉन्सेप्ट कर रहा है, इससे पहले भी उसने किया है, बर्मा की तरफ उसने मेकोंग रिवर पर भी डैम बनाया है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो एरिया दे रखा है एक्साई चिन का और इसको चीन को, वहाँ भी उन्होंने इंडस और सतलज पर भी इन्होंने बनाया है जी। पाकिस्तान के साथ भी मिलकर के बनाया है जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और हमें स्ट्रेटजिक वैल्यू ज़्यादा देखनी पड़ेगी, और हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा बोथ कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए अर्थक्वेक की, या इसको एज ए वो सॉफ्ट वॉर टाइप, मैंने जैसे कहा वाटर वॉर शुरू हो, या वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल हो, या वो कंट्रोल करने शुरू कर दें हमारी इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ हमें देखनी ज़रूरी है। और अगर हम बातचीत करते हैं, हालांकि ये बात हुई थी जब NSA अभी गए थे पिछले महीने चीन में, तो ये मुद्दा भी उठा था, लेकिन ये जरूरी है कि हम चीन को ले आए राउंड टेबल पर कि एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जो कि पूरी ट्रांसपेरेंट हो, दोनों मॉनिटर करेंगे, क्योंकि जब एग्रीमेंट होगा तो दोनों मॉनिटर करेंगे, अभी मॉनिटरिंग है नहीं, और तभी जो है हम इसके ऊपर एक कम से कम इतना हमारा रहेगा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ अगर होती है तो एक हमें वार्निंग रहेगी कि ये चीज़ हम तैयार रहें उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। सर, कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखिए मायने तो बहुत रखता है जी। और अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो जो कुछ कारण बताए जा रहे हैं इस्तीफे के, उनमें एक कारण यही बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत की, अगर हम अपनी भाषा में कहें कि उन्होंने पंगा ले लिया जी। तो एक ये भी कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, मैं ट्रूडो को हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पर, लेकिन ट्रूडो 23वें प्रधानमंत्री हैं अभी भी, रिजाइन तो किया भी हैं कनाडा के, और दूसरा टर्म है उनका जी। और वो कहते हैं कि ये तो विरासत में मिली है जी। इनके पिता जो थे, फादर इनके पियर ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं जी। उसके बाद आए, और ये आए देखिए 2013 में लीडर बने, और
2015 में प्रधानमंत्री इलेक्शन में इन्होंने लिबरल पार्टी को जिताया, बहुत अच्छे मैंडेट मिले, इनकी अप्रूवल रेटिंग 90% तक थी उस समय जी जी और बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आए। जी आने के बाद उन्होंने देखिए जैसे वो चुनाव लड़े, आगे बढ़े, दूसरा टेन्योर कर लिया और कनाडा इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत ने भी कहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट देश है और हम इसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं, अगर टर्म्स और कंडीशंस अगर ठीक नहीं होंगी तो हम नहीं रह पाएंगे जी। लेकिन कनाडा G7 का मेंबर है जी और इनसे पहले हालत नहीं थी जो अभी इन्होंने तलखी लाई है, जो कहते हैं रिलेशंस में भारत के साथ। जी तो ये जिस समय थे काफ़ी पॉपुलर हुए, यंग थे, इनके एनर्जेटिक थे, काम भी करते थे और इनके साथ इन्होंने कई चीज़ें की। देखिए इकॉनमी जब ये आए थे 2015 में तो सिर्फ 1.1% था इन्फ्लेशन वहाँ का, जी काफ़ी अच्छा लेके चले थे इन्होंने, लेकिन 2-4 चीज़ें इन्होंने की। देखिए इमिग्रेशन पर ये इनकी अलग राय थी, इन्होंने खुली छूट दे दी। इन्होंने अपने यहाँ कनाडा में ये जो खास करके गांजा, भांग, कैनाबिस जो हैं जी इसको इन्होंने खुला कर दिया जी कि हेल्थ पॉइंट व्यू से ये ठीक है, कुछ उन्होंने बोला लिमिट इसके हिसाब से चल सकते हैं। तो वो भी अब जहाँ आप एक चीज़ शुरू करेंगे तो फिर तो बाकी चीज़ भी शुरू हो जाती है उसके साथ। और इन्होंने हालांकि कैबिनेट वगैरह में इन्होंने अच्छा वो किया, जितने आदमी औरत प्रोपोर्शन मतलब लेडीज़ और उनका जेंट्स का बराबर के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये अनपॉपुलर हुए जी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता गया। इनका जो 1.1 था, ये समझिए 2022 में तो ये तकरीबन 6.8% पहुंच गया था जी जब ये दूसरी टेन्योर में आए। और अभी कम है थोड़ा, अभी तो आई थिंक 4% के आसपास है, लेकिन फिर भी काफ़ी है कनाडा देखते हुए कि 1.1 था। और वहाँ भी इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ देखिए हाउसिंग सेक्टर है, फूड की प्रॉब्लम, कई चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ, काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। और जो इनकी खुद की इंटरनल डिस्प्यूट है जी पार्टी में, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालत ये हुई कि इनकी खुद की रेटिंग जो जिस पर 90 पर आए थे अब 20-22% हो गई है जी। और दूसरे चुनाव में इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। और बैसाखी बनाया किसको उन्होंने, तो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जो है ब्रार की जो जी उनको ले करके उसकी बैसाखी पर चले और इन्होंने फिर पूर्व खालिस्तान लॉबी को आगे ले आए। जी जो ये कहा गया कि इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा शायद वहाँ देखिए इतने ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे पूर्व खालिस्तान, जबकि वहाँ कुछ है नहीं, भारत में कुछ है नहीं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं जी। कितने मंदिरों के खिलाफ वहाँ पर हुआ, मंदिरों में प्रॉब्लम हुई, वहाँ जो है डिप्लोमेट्स हमारे हैं उनके विरुद्ध बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ उनके खिलाफ किया और इतनी हालत हो गई कि इनके डिप्लोमेट्स को भारत ने एक्सपेल किया, हमने हाई कमिश्नर को वहाँ से वापस बुलाया, कुछ महीने तक जो है वहाँ वीसाज वगैरह कुछ नहीं बन रहे थे जी। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई कनाडा में इनके रहते हुए। और फिर देखिए एक और जो चीज़ आई है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कहा यह गया कि इनके टाइम इनको जिताने के लिए चीन ने काफ़ी इनकी मदद की, चीन का इंटरफेरेंस हुआ और चीन का पैसा भी आया जी। और ये एलिगेशंस लगे, अब उसकी जांच भी हो रही है जी। लेकिन कहा यह गया कि उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने सब पूरे जो है भारत के अगेंस्ट चीज़ें करनी शुरू कर दी जी। और उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए जिसका अभी तक ये कोई सबूत नहीं दे पाए और खुद फिर बाद में इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था जी। और पहले डिप्लोमेट्स के इन्होंने बोला कि इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग जो हाई कमिश्नर थे उनका भी नाम इन्होंने लिया था। तो आप देख लीजिए कि मतलब वो ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो आनी थी। और हुआ क्या इनका कि इसकी वजह से जो इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ते गए जी। अब उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था जी। इनके कुछ ही महीनों में 5 इनके 2 मंत्री और बाकी एमपी इन्होंने 5 ने जो है रिजाइन कर दिया था। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थी फाइनेंस मिनिस्टर, उसको तो उनको हम जानते ही हैं, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग थी, उन्होंने भी कर दिया था। तो इस वजह से जो है
मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने भी कर दिया था। जी। तो इससे जो है और ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। जी। और ऊपर से फिर ट्रंप का बॉम्ब लगाई इनको, ये मिलने गए थे। जी। ट्रंप ने पहले ही बोला और आ गया था कि भाई 25% टैरिफ बढ़ जाएंगी। जहां 25% टैरिफ बढ़ती, सबको पता था कि ये क्या बुरा हाल होगा इनका। इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 4 है, 4 गुना बढ़ गया, वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जी। तो और ट्रंप ने तो उनको यहाँ तक कह दिया था, अब तो उन्होंने और ओपन में बोल दिया है जी। कि भाई आप अमेरिका के स्टेट बन जाइए, 51 स्टेट, आपको ना टैक्स लगेगा, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, आपकी सिक्योरिटी से लेके हर एक चीज़ जो है देखेंगे, आपको चीन और रूस से कोई डर नहीं होगा। बल्कि गवर्नर भी बोल दिया। और इनको तो बोल दिया है कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अब तो गवर्नर शायद नहीं बनाएंगे जब वो चले गए। तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रेशर वाली थी ही इसके साथ। लेकिन भारत का, जैसे मैंने कहा, देखिए उन्होंने 2023 में क्या बिना किसी एविडेंस के वो चीज़ें निजर के लिए बताया, उन्होंने गवर्नमेंट तक की बात कर दी उन्होंने, और ओपन थ्रेट्स मिल रहे थे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई, और पब्लिक ओपिनियन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते थे चीन वाले मामले से, जो लोगों ने ऑलरेडी मीडिया में आ रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं, उसका असर उधर उल्टा पड़ गया। और उसकी वजह से जो मैक्सिमम देखिए 40% उनके जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा के, वो तो भारतीय हैं जी। उनमें कम होने लगे, और वहाँ हालत ये हो गई कि बिल्कुल क्रैश हो गया रेंटल्स जो हैं जी। क्योंकि सब रेंट पर रहते थे वहाँ पर। इनके इतने $1 बिलियन मिलते थे, इसी वजह से जी। वो मिलने बंद हो गए, नुकसान काफ़ी हुआ। और भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ होता नहीं है जी। बहुत कम है। इनफैक्ट ट्रेड इंडिया के ही फेवर में था जी। आई थिंक $20-22 बिलियन से ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसकी वजह से तीसरी चीज़ थी, इनके यहाँ करप्शन भी स्कैंडल काफ़ी चला था जी। जिसमें इनका नाम लिया गया था कि भाई इनके लोग इन्वॉल्व थे। और इनके यहाँ एक SDTC इन्होंने प्रोजेक्ट रखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कनाडा। जी। कहा गया था कि इनसे काफ़ी फंड्स जो है ऐसे लोगों को दिए गए, बेनामी लोगों को। तो इस वजह से जो इनका सपोर्ट अभी कुछ ही साल पहले, मतलब 1-1.5 साल 2 साल पहले जो 55% था, वो अभी 20-22% पर आ गया था। जी। तो इस वजह से इनको जो है, और इनके ऑलरेडी ये जो मेन स्टेट्स हैं, आप ओंटारियो लीजिए, क्यूबेक लीजिए, या इनको जो तीसरा और है जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, वहाँ भी इनकी जो है पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो गई थी जी। अटलांटा मेरे ख्याल से। तो ऐसे करके इनकी ऑलरेडी डाउन हो गए थे, और इनको मजबूर थे कि इनको ये चिपके तो हुए थे, लेकिन देखा इन्होंने कि अब ये चला नहीं पाएंगे, इलेक्शन में तो ले ही नहीं जा पाएंगे। जी। तो अभी इनका ये है कि अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। देखिए इनका लीडर चुनने में थोड़ा समय लगता है, वो समय 2-3 महीने 4 महीने लग सकता है, लेकिन ये कि अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अब लगता नहीं है कि ये रहेंगे, जाएंगे जरूर, लेकिन कंजर्वेटिव, इनकी गलती से, इनकी जो गलतियां हैं उनसे कंजर्वेटिव पार्टी इनकी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। जी। जहाँ तक भारत से संबंध का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये हैं या ये इनकी पार्टी है तब तक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी। लेकिन अगले इलेक्शन के बाद जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये तो लग ही गया है कि भारत की वजह से, जिस तरह इन्होंने किया, उस वजह से इनकी हार हुई है। जी। और ये देख लीजिए, भारत से जहाँ संबंध की बात है, मतलब इन 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी कनाडा नहीं गए, जबकि ट्रूडो कई बार आ चुके हैं जी। पंजाब में, और यहाँ कई जगह इन्होंने, मतलब G20 भी ले लीजिए, बाकी में विजिट करते रहे, लेकिन आए नहीं जी। भारत हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए जी। तो संबंध जो है इसी चीज़ में देखा जाता है। और आई मीन करीब 20 लाख भारतीय हैं कनाडा में, बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ पर 4% से ऊपर की आबादी है, तो फ़र्क तो डालती ही है। अमेरिका में जब फ़र्क डाल सकती है तो वहाँ तो फ़र्क डालेगी ही, इसके ऊपर उनको भी पता है। और अभी स्टूडेंट्स जो हैं, इनफैक्ट देखिए पहले से तो बढ़ गए थे, जो स्टूडेंट्स की रेशो थी वहाँ पर 2013 में आप लीजिए, अगर 10 साल का लें तो 260 गुना बढ़ गए थे 2023 आते आते, लेकिन अब कम होने लगे, और उसका इनको असर पड़ा है। तो ट्रंप को जाना ही था, तो अब मुझे लगता है कि थोड़े फ़र्क तो पड़ेगा ही, अब इनको भी सुधरना पड़ेगा। आधे लोग वहाँ खुद कह रहे थे, इनके लोग, कि ये कनाडा संबंध खराब नहीं कर रहा है, ये ट्रूडो खुद संबंध अपने खराब कर रहे हैं भारत से, जी, अपने आप को उससे बचाने के लिए। तो चूंकि, और वो अगर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गया है
चीन के खिलाफ इंटरफेयर करने का, तो उससे इनकी और रेपुटेशन डाउन होगी जी। तो फिर उसके बाद लेकिन भारत जो है अपनी जगह पर, जो भारत ने पहले कहा था अभी भी उसी पर अडिग है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो लेके चल रहा है। और अब उन्होंने खुद भी बोल दिया था और अब सभी देख रहे हैं, तो आगे संबंध जरूर सुधरेंगे। भारत चाहता है सुधारना, लेकिन सुधारना उनके ऊपर है। उनके ऊपर है जी, बिल्कुल सर। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में क्या नया अपडेट है, और खासतौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में हम दर्शकों को बताते रहे हैं, हर समय कुछ न कुछ नई चीज़ आ रही है जी। लेकिन एक चीज़ जो कायम है, जो हम 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि पुतिन ने ये समझ लिया है कि उनको जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितनी जल्दी बढ़ सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा है जी। और अभी देखिए, परसों जो है रूस ने खुद ही बोला है, और ये मैं उसमें भी देख रहा था बीबीसी में और इसमें अपना गार्डियन में, कि उन्होंने एक और जो है सिटी कही है जो पोक्रोस के पास है, उसको उस पर कब्जा कर लिया जी। कि और इनकी जो इन्हीं जो न्यूज़ में आया है, इन जो यूक्रेन की सेना कह रही है कि वहाँ हम लोग इसलिए हार गए कि सभी वहाँ से छोड़ करके भाग आए हैं। ओहो जी। तो ये चीज़ आ रही है वहाँ, जो कि नॉर्मल उसमें हमें नहीं पता लग पा रहा है। तो ये जो है एक चीज़ बहुत बुरी खबर तो है, क्योंकि एक एक मैं कहूँगा मीटर भी अगर आज यूक्रेन का जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा इतनी जल्दी उनके पास जी। क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है जी। दूसरी चीज़, अब ये जीतने के बाद इनकी जो मेजर सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, पोक्रोस्क, जहाँ पर कि वो मेजर हब है, वो ले लिया। अगर रूस ने जो एम कर रहा है तो बहुत बड़ा लॉस होगा इनके लिए, यूक्रेन के लिए। दूसरी चीज़ कर्स्क में है। अब देखिए, एक नई चीज़ आ रही है कि क्या कर्स्क का ऑपरेशन, जहाँ के रूस इसके यूक्रेन के हजारों सैनिक लगे हुए हैं, हजारों उनके भी मारे गए, इनके भी मारे गए हैं। उन्होंने अपनी खबर नहीं दी, लेकिन बहुत मारे गए हैं जो कहा जा रहा है। और 60% एरिया तो रिकैप्चर कर लिया है इसने, रूस ने। 150 कहते हैं 140 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 40 लीजिए तो 20 किलोमीटर बाई 7, 14 बाई 10, यही है जो भी है एरिया। तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बट इसकी वजह से अब जो है जेलेंस्की की किरकिरी हर जगह हो रही है कि ये बिल्कुल बैड प्लानिंग थी उनकी और उनके जो भी जनरल्स या जो भी स्ट्रेटजिस्ट थे, जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। अगर ये सैनिक इस्तेमाल किए होते तो इनका एरिया जो जा रहा है वो नहीं जाता जी। वो इन्होंने नहीं किया, वहाँ डाल दिया। और वहाँ देखिए, वहाँ इनके मारे जा रहे हैं, रूस रिकैप्चर भी कर रहा है और कर लेगा तो इनको कोई कुछ मिलना नहीं है जी। तो ये एक चीज़, और इन्होंने वहाँ काउंटर अटैक भी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया यूक्रेन को। ये सोच करके इनको लग रहा था कि हम कुछ वहाँ लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि देखिए, रूस इनविंसिबल नहीं है, उसको हम उसके अंदर हम जा सकते हैं। और नाटो को, यूरोपियन यूनियन को कह रहे थे कि आप हमारी मदद कीजिए, हम और अंदर जाएंगे, लेकिन अब उल्टा पड़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ये पुतिन की ही स्ट्रेटजी तो नहीं थी कि इनको आने दो अंदर, ये इधर अंदर आएंगे, दूसरी जगह कमजोर होंगे, वहां पर हम जाएंगे जी। तो एक ये भी थ्योरी आ रही है सामने जी। और ये भी थ्योरी थी कि ठीक है, हम इनको पीछे से लेकर के इनका नुकसान करेंगे, यहीं पर इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे जी। तो इनका ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो नुकसान यूक्रेन का ही हुआ है, क्योंकि वहाँ 150 स्क्वायर किलोमीटर दे करके, और यहाँ पर अगर ये इनकी बीबीसी ने जो मैं न्यूज़ उनकी देख रहा था कि इसमें ये कहा जा रहा है कि 2024 में जी रूस ने तकरीबन 4200 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया है। तो आप सोचिए कि रूस ने 4200 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया, और ये जो है अभी 130-40 किलोमीटर लेके बैठे हुए हैं स्क्वायर किलोमीटर। कोई फ़ायदा नहीं, एक साल में अगर रूस ने इतना कर लिया जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि खिलाफ हैं बहुत ज़्यादा इनके, और इसी की वजह से इनके आर्म्स एम्युनिशन ट्रुप्स की और कमी हो गई है जी। डेजर्शन मैक्सिमम हो रहा है जी, मैक्सिमम जो है भगोड़े हो रहे हैं इनके सैनिक। और ये सबसे बड़ी ये चीज़ है जो वो तो छुपा रहे हैं, बट ये एक्चुअल हो रहा है वहाँ जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इनका कहना ये था कि इन्होंने सीख नहीं ली, इनको एनालाइज करना चाहिए था कि 2 साल बहुत बड़ा होता है। एनालाइज करते, रूस ने एनालाइज किया अपना कि हाँ, हमने कैसे आगे बढ़ना है, पीछे आया फिर आगे गया जी।
तो इन्होंने एनालाइज करके आगे बढ़ना था कि हमें क्या करना चाहिए था, और ये दूसरों के बहकाव में करके और वो आ गए। और वहाँ कर्स्क में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बटालियंस इनकी कम नफरी की हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, नए रिक्रूट्स लिए, ट्रेन किया और उनको जो नई बटालियन बना दी जी। उससे अच्छा कि अगर उनको पुरानी बटालियंस में डाला होता, उनकी स्ट्रेंथ पूरी की होती। अगर नहीं बनानी थी तो मिक्स करके बनाए होते जी। अब इसकी नहीं करने की वजह से वो बटालियन ऑलरेडी कमजोर थी, आपने नंबर दे दिया, एक और बटालियन भेज दिए और वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पर हुई। इन्होंने एक नई ब्रिगेड बनाई थी, 155 155 ब्रिगेड की ब्रिगेड कहते हैं इसको जी। जिसकी ट्रेनिंग फ्रांस में हुई थी। जी। फ्रांस के, ये मैं कहूँगा नाटो में इन्होंने ट्रेन किया था, और ये थी कि बहुत अच्छी ब्रिगेड है, इसको लेटेस्ट नाटो वेपन्स मिले थे, सब कुछ मिला था कि ये जो है बहुत कुछ वहाँ करेंगे। और लेकिन इस ब्रिगेड में सबसे ज़्यादा भगोड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा डिजर्शन हुआ है। लगा था कि ये बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छे वो करेंगे, लेकिन नहीं हुआ जी। वहाँ से ज़्यादा निकल के आए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो इनके लीडर्स थे, जो इनके सीनियर्स थे, उनमें स्टाफिंग पूरी नहीं थी जी। इनको बताने रोकने वाले सिखाने वाले नहीं आए कि कैसे क्या करना है। लीडरशिप कमज़ोर थी जी। इसकी वजह से ही ये मेजर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इवन जो खुरका अभी कुरा खोए वाला जो इलाका जीता है, जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, इसी वजह से जीता इन्होंने। हमने अभी बोला कि वहाँ से तो छोड़ के भाग आया यूक्रेनी सैनिक जी। क्योंकि बटालियन कमज़ोर थी और निकल आए वो। तो इस वजह से जो है स्ट्रेटजी, इवन कर्स्क इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही जी। तो अब ये चीज़ आ रही है इनके ऊपर। और जेलेंस्की अब देखिए पूरी तरह ट्रंप के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं जी। हर जगह यही कह रहे हैं कि ट्रंप ही ये युद्ध को रोक सकते हैं और वो जो है गारंटी दें सिक्योरिटी की। अब ये लेके चल रहे हैं, पहले कुछ और ही कह रहे थे। तो वही कह रहा हूँ, इनकी भी स्ट्रेटजी थिंकिंग जो है, मेरे ख्याल से जैसे इनके जनरल थे उस हिसाब से अगर ये भी करते रहेंगे तो और मुश्किल होगा। और इसकी वजह से देखिए, आपको एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, पुतिन और मजबूत हो रहे हैं जी। वो तो कह रहे हैं कि ये कितना मांग रहे हैं, इनको ना रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ना वेपन्स एम्युनिशन, कुछ नहीं मिल रहा है। यूरोप भी डर रहा है कि भाई और आगे मत बढ़ जाए, हमको उससे खतरा नहीं होने लगे। और इनकी आर्मी वैसे ही भाग रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो और मजबूत होंगे जी। मजबूत लेके अपने आप को चलेंगे। और हालांकि अगर अच्छी तरह कर्स्क में इन्होंने प्लानिंग की होती तो जो वहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ब्रयांस्क में देखिए उनकी इंडस्ट्रीज और बाकी इलाके हैं, उनको ले सकते थे जी। उससे फ़र्क पड़ता। लेकिन अब तो और पीछे हट गए हैं, तो कैसे, अब तो टाइम ही नहीं है इनके पास इतना जाने के लिए। और जो ऑफिशियल क्या मतलब, अगर नाटो ये कह रहा है कि इनके 10 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए जी। यूक्रेन के, तो कायदे में तो इनके एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। बिल्कुल। ये चीज़ अभी देखने की बहुत ज़रूरत है। उनके पास जो कमी है 3-4, देखिए सबसे बड़ी कमी तो अभी उनके पास मिलिट्री लीडरशिप की है जी। उन्होंने अपने जनरल को पहले ही हटाया था, कईयों को वो हटा दिए, कितना करप्शन था इनके मिलिट्री में। तो ये सारी चीज़ है, ये कमी अब सामने आ रही है जी। जो पहले खुल के नहीं आ रही थी, अब सामने आ रही है। इनकी इंटरव्यू छपे हैं, जो इनके सैनिक हैं उनका कन्वर्सेशन, रेडियो से कन्वर्सेशन भी आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनके पास ना हथियार है, ना एम्युनिशन है, कमांडर्स जैसे मैंने कहा लीडरशिप नहीं है, कमांडर्स इनएफिशिएंट हैं, तभी जो नई ट्रेंड बटालियन है, ब्रिगेड्स हैं, उनमें से लोग भाग रहे हैं। और मदद यूरोपियन यूनियन से आ नहीं रही है। अमेरिका तो वैसे ही अब कुछ देना नहीं है, जितना हो गया। अब हम ट्रंप ही लेके चलेगा तो ट्रंप को तो पहले सिचुएशन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा जी, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और स्टेबलाइज करने के लिए उनको बात करनी ही पड़ेगी पुतिन से। और अगर पुतिन के पास तो ऑप्शंस हैं, इनके पास ऑप्शंस नहीं है। कि ट्रंप के पास ये तो जरूर है कि तो पता है कि वो ज़्यादा हथियार एम्युनिशन अभी नहीं देंगे जी, कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है हासिल, वहाँ सिर्फ लाशें ही दिख रही हैं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है। तो सबसे बड़ी जो पहली चीज़ है कि नेगोशिएशन शुरू कैसे होगा जी, शुरू करने के लिए कोई स्टार्ट पॉइंट तो चाहिए जी। वो स्टार्ट पॉइंट कौन देगा? पुतिन देंगे तभी तो होगा कि हाँ
हम तैयार हैं, लेकिन कब तैयार हैं, किस टर्म्स कंडीशंस पर हैं, कैसे बातचीत होगी, तभी तो होगा। जी। तो ये एक चीज़ है जो क्वेश्चन मार्क अभी वहाँ लगा हुआ है। दूसरा है जो यूक्रेन के कमांडर्स जो हैं वो भी समझ रहे हैं। देखिए, रूस का तो आकलन अमेरिका और यूरोपियन इंटेलिजेंस सबने किया है कि पुतिन आज की तारीख में 2025 तक तो पूरी तैयारी है, हर एक उनके पास पूरा हथियार एम्युनिशन है, वो लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। ये चीज़ तो उन्होंने पहले ही बोल दी थी। जी। अब जो है यूक्रेन के जो कमांडर्स है वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई हमें लग रहा है कि अपने आप ही कुछ करना पड़ेगा, हम यूरोप और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा अब डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि चुप बैठे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कर दी है। देखिए, उन्होंने लो कॉस्ट ड्रोन्स बना लिए हैं। जी। अच्छे ड्रोन्स बना रहे हैं, बहुत कम कीमत पर बना रहे हैं, जी। जिस पर इनको मिल रहा था। मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी वो अपनी शुरू कर रहे हैं। जी। तो ये जो है इनको पता है कि हेल्प तो हमें चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो कम से कम कुछ तो हम रखें अपनी ताकत। जी। नहीं तो सीधा कीव तक अगर पहुंच गया तो फिर रहेगा क्या। जी। तो ये एक चीज़ वो लेके चल रहे हैं। और देखिए, अगर मदद भी आती है यूरोप से, पीस मील में आई, छोटे छोटे आए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। आप देखिए कितने टैंक्स आए, अब्राहम से लेकर के सारे टैंक्स आए, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। F-16 इनको 6 मिल गए थे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि उससे कुछ इन्होंने शोर मचा के कहा कि हम डीप रूस के अंदर मिसाइल्स अपने ATACMs जो है डाल रहे हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स, लेकिन हुआ क्या, जी। और ज़्यादा इनका नुकसान हुआ। तो चीज़ वही है कि उन्होंने मिला क्या। और ये भी देख रहे हैं पुतिन और उनके कमांडर्स की तीसरा साल लड़ाई का। अब क्या हो रहा है, अब जो है 3 साल के बाद लोग जो है यूरोपियन यूनियन के लोग खुद ही ये देख रहे हैं कि भाई अब कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बजाय हम इसके अंदर पड़े रहें, इतना नुकसान कराएं। तो ये भी वो देख रहे हैं कि अभी जो है और ज़्यादा सपोर्ट उनको मॉरल या मटेरियल नहीं मिलनी है। जी। तो वो दोनों चीज़ वो देख रहे हैं। और पुतिन, जैसे मैंने कहा, अपने टर्म्स पर चाहेंगे बात करना। जी। तो वो भी चीज़ देखना पड़ेगा, स्टार्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, कैसे होगा। और देखिए, एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा, यूक्रेन आज भी 20% जो ले लिया है रूस ने, वो अलग की बात है, तब भी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। जी। एरिया वाइज जी। आज भी देखिए अगर आप, तो सबसे बड़ा देश है ये। एग्रीकल्चरल फूड के मामले में सुपर पावर तो था ही। जी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से होते थे। मिनरल्स और बाकी चीज़ें, रेयर अर्थ्स हैं, इंडस्ट्री इनकी बड़ी तेज थी। तो एक सारी चीज़ें थी इनके पास, इनोवेशन और बाकी चीज़ें कर सकते थे। बट क्या नाटो या यूरोपियन यूनियन, नाटो तो छोड़िए, मैं यूरोपियन यूनियन ही कहूँगा, ट्रम्प तो चाहेंगे नहीं कि सीधा, क्या वो यूरोप से रूस से वो आएंगे बदला लेने के लिए। जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगता नहीं है। और पुतिन ने, देखिए, मुझे लगता है कि इनके जो एक 18th सेंचुरी में जो पीटर द ग्रेट थे, उनके उस पर ये लेके चल रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बोला है कि हम रिक्लेम कर रहे हैं अपने जो है हिस्टोरिकल रशियन जो लैंड है उसको रिक्लेम कर रहे हैं। शायद वो ये अगर चीज़ लेके चलेंगे कि हम रिक्लेम करना चाहेंगे जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी चाहेंगे शांति प्रस्ताव के लिए एग्री करना या सीज फायर करना। जी बिल्कुल सर। सर, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। इस मुद्दे पर भारत ने अफगानिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही। देखिए, भारत तो पहले से कहता आ रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार कर रहा है और पहले देश के साथ कर रहा है। भारत के साथ तो करता ही रहा है जी। ईरान के साथ भी यही हुआ था उनका, अगर आपको याद है जी। हमने दर्शकों को बताया हुआ था इसके ऊपर, और अफगानिस्तान के साथ हम देख ही रहे हैं जी। लेकिन अभी देखिए हुआ क्या है, 21 दिसंबर को जी तालिबान ने जो है इनके जो तकरीबन इनकी ही वजह से जो इनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं, 16 पाकिस्तानी इनके जो मिलिट्री के थे सोल्जर्स, उनको मारा था जी घुस करके वहाँ। और सब वो इनके बॉर्डर पे खबर पख्तूनवा और बाकी इलाकों में ही था जहाँ पर। और क्यों किया था
सब जानते हैं कि कितना जुल्म ये लोग कर रहे हैं उस इलाके में जी। लोगों के ऊपर। वहाँ पूरी जनरेशन ही मिटाना चाहते हैं ये। और इसकी उसमें बहुत किरकिरी हुई थी पाकिस्तानी सेना की। जी तो इन्होंने जो है 24 दिसंबर को इन्होंने लॉन्च किया, एयर स्ट्राइक की जी उनके अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जी जहां इन्होंने कहा कि मारे इन्होंने तालिबान टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा कि उसमें तकरीबन आई थिंक 22 से 26 मारे गए हैं, 46 जो है घायल हुए हैं जी और सब ये सिविलियंस हैं। जी इन्होंने ये भी बोला कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है, जी। अफ़गानिस्तान ने कहा जी। कि पाकिस्तान द्वारा। तो ये जो चीज़ है इसमें ये अभी नहीं है, हम लोगों ने पहले भी देखी, एक बार आर्टिलरी फायरिंग इनको हुई थी आपस में। जी। तो ये इनकी पहले से ही चलती रही थी। और एक दो इनकी BOPs, बॉर्डर आउटपोस्ट को भी इन्होंने अफ़गान आर्मी ने ले लिया था, जी जबकि उनसे काफ़ी कमज़ोर है मामले में। तो एक न्यूक्लियर पावर है, बाकी उन्होंने सामान ले रखे हैं। जी। लेकिन एक चीज़ हमें वो देखना पड़ेगा कि अगर हम ये नहीं कहेंगे अफ़गानी आर्मी ने अटैक किया, TTP है तो TTP ने अटैक किया, लेकिन TTP भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले जैसे नहीं है। जी। कहते हैं 6,000 है, बट उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी वहाँ पर। और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हथियार जो अमेरिकी सेना छोड़ के गई, जी वो ले करके वो भी कम नहीं है अभी। जी। तो उनको कम नहीं आंका जा सकता है। जी तो भी उस हिसाब से जो काफ़ी ताकतवर हैं। और ये शुरू से देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जी उसके ऊपर ये काफ़ी चीन के ऊपर अटैक करते रहे हैं। जो चीनी आ रहे हैं वहाँ पर काम के लिए, आपको पता है एक बार बस में थे, वहाँ ब्लास्ट हुआ। जी। एक बार पोर्ट के पास ही हुआ था। जी। तो एक बार एक रेस्टोरेंट में भी ब्लास्ट हुआ था। जी। तो ये चीज़ें लेकर के चीन ने बड़ा साफ बोल दिया था। तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी चीन ने यहाँ तक कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स रखते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर आप नहीं कर पाओगे तो। जी तो ये सब चीज़ें काफ़ी चलती रही थी वहाँ। और 2023 में देखिए इन्होंने रिटेलिएशन किया कि जो अफ़गानीज़ हैं जो वहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको जो है रिफ्यूजीज़ खासकर जो आए थे उनको डिपोर्ट करने के लिए, और तकरीबन 8 लाख अफ़गानीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि और ज़्यादा मैं कहूँगा आग में घी डालने का काम हुआ है, क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान से बात करके नहीं किया। जी और तालिबान आप TTP कहिए, TTP जो है तालिबान का सपोर्ट लेके और अमेरिकन वेपन्स लेके, मैंने कहा अभी कि और ज़्यादा पावरफुल है। ये तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा कि पहले जैसी नहीं रह गई है। और इनका ही कहना है, देखिए पाकिस्तान का, कि 2024 जो है सबसे ख़राब साल रहा है अटैक्स का इनके ऊपर। जी। 2 एस्टीमेट आए हैं। एक इनका सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज है इस्लामाबाद में, उसका कहना है कि तकरीबन उसके 856 जो है टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वहाँ पर। और एक और है, एक इनका इंस्टीट्यूट है वहीं पर, जिसका ये कहना है कि तकरीबन 2024 में इनके सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेज मिला करके तकरीबन 1600 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जी वहाँ पर। अगेन 444 टेरर अटैक्स हुए हैं। तो मतलब फिगर में थोड़ा अंतर हो सकता है लेने में, बट है वो दोनों कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, और इन्हीं की हैं, नॉट दैट कि बाहर के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान भी लेके चल रहा है तालिबान, TTP खास करके, कि 2022 में जो इन्होंने अटैक किया था वहाँ, उसमें इनका कमांडर मारा गया था TTP का, उमर खालिद। तो वो चीज़ भी लेके चल रहे हैं। और देखिए इसमें अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अभी भी TTP, क्योंकि TTP है तो तालिबान का हिस्सा जी, खिरसान प्रोविंस में तो ये और बाकी इलाकों में हैं ये, और ये इनकी पब्लिक ओपिनियन इनके लिए है जी, क्योंकि सारी जितनी बॉर्डर पर क्योंकि डुरल लाइन को तो अफ़गानिस्तान मानता नहीं है जी, तो जितनी भी इलाके हैं वहाँ के लोग वो कहते हैं कि सेवियर हमको बचाने वाला
टीटीपी ही है। जी तो इस वजह से, और पाकिस्तान जो है भारत को ब्लेम करता है, जी अब अफगानिस्तान को कर रहा है क्योंकि वो सीधा देख रहा है कि वहाँ से है। तो ये ब्लेम गेम तो ये पहले से भी करते रहे हैं। और अब देखिए, पाकिस्तान तो खुद ही नहीं मैनेज कर पा रहा है। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है वो अपने ही देश के टेररिस्ट को कहिए या मिलिट्री को कहिए, उनको नहीं मैनेज कर पा रहा है। जी और पाकिस्तान की मिलिट्री ये समझ गई है कि अब कू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्लेम गेम होता था। जी वो कह रहे हैं पीछे रह करके रूल करो, इनसे काम कराओ। जी हालांकि एक तरह से देखिए, पहले जो भी कुछ था, जब ये 2-3 इन्होंने जो मिलिट्री कू हुए थे, चले थे कुछ साल तक, चाहे मुशर्रफ थे चाहे बाकी थे। बाद में जो हाल हुआ वो अलग की चीज़ थी। दूसरी चीज़, भारत ने कहा कि सिविलियंस को कहीं भी अगर आप मार रहे हैं तो हम उसको जायज़ नहीं ठहराते, हम उसको विरोध करते हैं। जी और अफ़गानिस्तान जो है साफ बोला है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है एग्रीवेट कर रही है सिचुएशन। जी हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे। उन्होंने तो कहा कि हम जो है टीटीपी को सेंट्रल अफ़गानिस्तान में ले आके रख रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। जी तो और दूसरा उन्होंने कहा कि टीटीपी तो देखा जाए तो उनका इंटरनल है पाकिस्तान का, टीटीपी अफ़गानिस्तान में तो कुछ नहीं कर रहा है। जी ये तो इनका इंटरनल इशू है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान का जो आदत है नेबर्स को ब्लेम करने की, वो तो चली रही है। जी और अगर आपको याद होगा 1990 के दशक में पाकिस्तान ने इसी टीटीपी के मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया था हमारे भारत में जी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ख़ास करके हमारे कश्मीर में। जी अब उसी से जो है जब भारत और इन्होंने सोचा कि तालिबान आ जाएगा तो फिर तो ये बुरा डीप स्टेट उनका पूरा उधर जाएगा, लेकिन भारत ने बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया जी और संबंध हमारे ठीक हैं, जी मैं कहूँगा जी अफगानिस्तान के साथ। जी वो ये चीज़ भी इनको काफ़ी चुभ रही है जी क्योंकि वहाँ एंटी इंडिया कुछ भी नहीं हो रहा है। जी और जो रिलेशंस हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए, भारत अफगानिस्तान के साथ कई चीज़ों पर बातचीत कर चुका है। अभी आफ्टर ऑल उनकी पार्लियामेंट भारत ने बनाई, इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने दोबारा बोला कि आप काम कीजिए। जी मिनिस्ट्रीज लेवल पर हमारी डिप्लोमेट्स बाकी चीज लोग जाके बात कर चुके हैं जी उनसे। और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, अभी हमारी टेक्निकल वो तो चली रही है, क्योंकि एक टेक्निकल टीम जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑलरेडी वहाँ गई हुई है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वो गई हुई हैं। और तालिबान के जो अफगानिस्तान तालिबान रूलिंग है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को भारत ने जो मुंबई में उनका जो कंसुलेट है वहाँ से ऑपरेट करने के लिए इजाज़त दे दी है। अफगानिस्तान ने बड़ा साफ है बोला है कि हमारा टेरिटरी जो इस्तेमाल नहीं होगी भारत के खिलाफ काम करने के लिए। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। जी पाकिस्तान की हालत देखिए खुद ख़राब है, जी इकॉनमी से लेके हर एक चीज़ देखिए, वो करेंगे कैसे? ठीक है, बांग्लादेश में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जहाँ उनकी नापाक हरकत जो है उसका जवाब मिला है, वो वहाँ भी उनको मिलेगा। लेकिन ये जैसे मैंने कहा, हैबिट देखिए, ईरान के साथ भी इनका यही हुआ था, अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। भारत के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं बॉर्डर्स पर, तो अब वो बांग्लादेश के हिसाब से करना चाहेंगे। तो वो बांग्लादेश भी को बाद में समझ में आएगी, जैसे कि लंका को समझ में आएगी, नेपाल समझेगा, समझ रहा है। और जो मॉरिशस अपना नेबर्स में यही है बेसिकली, तो जो समझ रहे हैं, चाहे मॉरिशस भी लीजिए, तो ये लोग समझेंगे, लेकिन लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम इनकी होगी। और इन्हीं के जो है जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये ऐसे करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, तो अगर अफगानिस्तान की भी प्रॉब्लम है कि लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को, अगर वो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करें जी और टीटीपी आईएसआईएस के साथ चली गई जी, जो ऑलरेडी खेरसौन प्रोविंस में इनके अफगानिस्तान के अपना एक होल्ड रखता है, तो और मुश्किल हो जाएगा तालिबान के लिए जी, क्योंकि हिस्सा तो उन्हीं के रहे हैं। तो तालिबान भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नहीं कर सकता। खुरासान प्रोविंस के में उसकी ऑलरेडी कमज़ोर हालत है जी, और अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत ख़राब नहीं करना चाहता। जी
तालिबान वहाँ पर जी। आज गवर्नमेंट बना के देखिए, अभी तक मतलब कोई निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आई है जी। उनके यहाँ से। तो जैसे वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे भी उनको अगर मिलती रहे मदद जी। तो ठीक है, और उनको पता है कि पाकिस्तान से तो कुछ मिलना नहीं है। जी। तो इस वजह से पाकिस्तान की हालत देखा जाए तो अब जो है इंटरनली और एक्सटर्नली जी। दोनों उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और वो अब उनको समझना पड़ेगा हर हालत में कि चीन की मदद जो सोच रहे हैं, चीन अमेरिका नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत साल तक अमेरिका ने मदद दिया, जी। कई बिलियन डॉलर देता रहा, और बाद में अल्टीमेटली उसे छोड़ना पड़ा जी। कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा, और भारत बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है उनको, और नहीं समझेंगे तो नुकसान उनका होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नुकसान जो है पाकिस्तान की जनता का होगा, जो कि भारत नहीं चाहता है। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले चीनी बांध से क्या भारत को खतरे हैं, क्या हमारे को चिंताएं हैं, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से आपने उदाहरण के साथ बताया कि यूक्रेन में जो एक वाटर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था वो कहीं हमारे लिए भी स्थिति ना बन जाए, इसको देखते हुए भारत सरकार को सतर्क रखना ज़रूरी है, ये निगाह बनाए रखना ज़रूरी है, ये आपने विस्तार से बताया। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियां कैसे उनको भस्मासुर की श्रेणी में ले आई, इस पर भी आपने जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से सब कुछ जो नया अपडेट वहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो अखंड रूस कहें तो अखंड रूस बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपने जानकारी दी। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान क्यों भिड़े हुए हैं, क्या परिदृश्य है वहाँ का, इस पर भी आपने जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को भी सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया, हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से पसंद आएगा सर ये। आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।